Welcome to CramLogic, Pakistan's first professional online platform for all provinces aimed at English and logical reasoning preparation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, व्हाट्सएप चैनल पर मैंने क्वेश्चन नंबर 112 एंड क्वेश्चन नंबर 113 शेयर किया था, जिन दोनों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम है, तो उन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि सवाल था आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड ब्लैंक रिलेशंस। ऑप्शन ए था टू कट, ऑप्शन बी था कट, ऑप्शन सी था कटिंग एंड ऑप्शन डी था टू कटिंग। बहुत सारे बच्चों ने ना इसे किया हुआ था, आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड कटिंग रिलेशंस। हालांकि ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा है, टू कटिंग। लेकिन क्यों? अब ज़रा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन में आप लोग को गिवन है अपोज्ड, ठीक है। एंड अपोज्ड वर्ब जो है वो हमेशा एक प्रपोजिशन को फॉलो करता है, जो इसको कहते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन, ठीक है। एक फिक्स्ड प्रपोजिशन को फॉलो करता है और वो होता है टू। जैसे हम कहते हैं ना, ही इज़ जूनियर टू मी, जूनियर के साथ हम टू प्रपोजिशन लगाते हैं, सीनियर के साथ भी टू लगाते हैं। ऐसे अपोज्ड के साथ जो फिक्स प्रपोजिशन हमने लगानी है वो कौन सी होगी? वो टू होगी। तो मीन्स यहाँ पे टू प्रपोजिशन तो ज़रूर आएगी अपोज्ड के साथ। अब ऑप्शन देखो तो ए में टू है और डेल्टा में टू है, बीटा में भी टू नहीं है, चार्ली में भी टू नहीं है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ये जो था वर्ब था और ये साथ में प्रपोजिशन है। अब अगर आपको याद हो, चलें आप तो पेड स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप लोगों ने मेरा सेशन नहीं लिया होगा, लेकिन आपको एक बात बताती हुई चलूँ, आपने हमेशा वो जहन में रखनी है कि प्रपोजिशन किसे कहते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना, तो आपको कहीं से भी एमसीक्यूज़ गलत करना बहुत टफ हो जाएगा, आप सही करोगे। प्रपोजिशन वो पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारे सेंटेंस के वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंस में वर्ड्स हैं, ठीक है। प्रपोजिशन जो है उन वर्ड्स को हमारे सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करके सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है। प्रपोजिशन क्या करता है? प्रपोजिशन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका फंक्शन क्या है? प्रपोजिशन ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पी से मतलब है मेरा प्रपोजिशन, ठीक है, जो हमारे सेंटेंस में हमारे नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ जोड़कर सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करता है। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि प्रपोजिशन के बाद आपको हमेशा एक नाउन या एक प्रोनाउन ही लगाना है, ठीक है। तो अब नाउन जो है, ठीक है, नाउन जेरेंड भी हो सकता है, नाउन इन्फिनेटिव भी हो सकता है। अब आई डोंट नो आप लोग को जेरेंड इन्फिनेटिव के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है, इसको भी बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउन जेरेंड भी होता है, नाउन इन्फिनेटिव भी होता है, और नाउन जो है वो सिंपल जो हमारे नाउन्स होते हैं, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको पता है। लेकिन ये जेरेंड एंड इन्फिनेटिव, ये दोनों क्या चीज़ है? देखिए, हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है तब जेरेंड, जब ये वर्ब का काम छोड़कर नाउन की तरह का काम करना शुरू कर दे। जब उसने अपना काम डिफरेंट कर लिया तो उसने नाम भी बदल लिया। वो वर्ब था आईएनजी फॉर्म वाला, ठीक है, लेकिन उसने अपना वर्ब वाला काम छोड़कर नाउन का काम करना शुरू कर दिया, तो हमने उसका नाम भी चेंज करके जेरेंड रख लिया। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू लगा देते हैं तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इन्फिनेटिव का काम करती है, जिसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसके साथ टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जब लगा देते हैं तो वो अपना वर्ब वाला काम छोड़कर नाउन बन जाती है और उसको हम नाम दे देते हैं इन्फिनेटिव का। होप सो इतनी सी डिटेल आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है, वरना ये अलग टॉपिक है, इस पे फिर कभी बात कर लेंगे। अब आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि जेरेंट और इन्फिनेटिव क्या चीज़ें हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, कंटिन्यूस फॉर्म, जब वो वर्ब वाला काम छोड़कर नाउन बनती है तो हम उसको जेरेंट का नाम दे देते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगा देते हैं और वो अपना वर्ब वाला काम छोड़कर नाउन बन जाती है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ ताकि आप लोग को ये इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रहे, ठीक हो गया। अब आप देखें कि यहाँ मैंने आपको बताया, क्वेश्चन पे वापस आ जाएं, तो मैंने आप लोग को बताया कि अपोज्ड के बाद हमेशा प्रपोजिशन टू लगता है, ठीक है। और प्रपोजिशन जब आ गया तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि उसके बाद हमें हमेशा नाउन या प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो अब हमें टू तो चाहिए, ठीक है।
और टू के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन में टू है और डेल्टा ऑप्शन में टू है। अब मुझे ये बताएं, ठीक है, कि अल्फा ऑप्शन में क्या टू के बाद यानी हमें अपोस्ट के बाद जो प्रेपोजिशन चाहिए टू, उसके बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए। तो कट क्या नाउन है या प्रोनाउन है? नहीं, कट तो एक वर्ब है और मुझे तो अपने अपोज्ड टू यानी अपोज्ड टू, ये मेरा वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद मुझे कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन ही चाहिए। तो कट तो मैं लगा नहीं सकती, वो एक वर्ब हो गया, वो तो गलत हो गया। तो मुझे बताएं, ऑप्शन डेल्टा में लिखा हुआ है टू के बाद कटिंग। और अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कट की आईएनजी फॉर्म क्या है, कटिंग, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग नाउन की तरह यूज करना शुरू करें तो उसे जेरेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अपोज्ड टू कटिंग, यहाँ पे बेसिकली ये कटिंग एक नाउन का काम कर रही है, ठीक है, जेरेंट का काम कर रही है और हमारे प्रपोजिशन के बाद यूज हुई है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है, ना ही अल्फा है, ना ही बीटा है, ना ही चार्ली है, बल्कि डेटा है। और कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये इतना बड़ा था जो मैंने आपको कहानी सुनाई, कि कभी भी प्रपोजिशन के बाद आप लोग वर्ब नहीं लगाओगे, प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन लगाकर आप उस प्रपोजिशन को बाकी वर्ड्स के साथ कनेक्ट करके उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रांगली अपोज्ड टू कटिंग रिलेशंस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने भूलना नहीं है। अब इधर से ही हम इसी तरह का दूसरा एमसीक्यू जो मैंने शेयर किया था उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा एमसीक्यूज मैंने आपके साथ शेयर किया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 113 था, जिसकी स्टेटमेंट थी आई इंजॉय डैश फुटबॉल कमेंट्री इन माई फ्री मीटिंग। ऑप्शन ए था लिसन, ऑप्शन बी था लिसनिंग, ऑप्शन सी था टू लिसन, ऑप्शन डी था लिसन। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि इंजॉय के बाद आप कौन सा वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी वाली वर्ब लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, इसको फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, जेरेंट। जेरेंट लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों जब इंग्लिश बनी ना, जब इंग्लिश बन गई, तो जब मैं भी नहीं थी, जब आप भी नहीं थे, तो इंग्लिश बनाने के बाद कुछ ऐसे रूल्स थे इंग्लिश के जहाँ पे हम लोगों को उसे फॉलो करना था। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, हम कहते हैं लड़की ने खाना खाया, ठीक है, लड़की स्कूल जाती है, हम लड़की के साथ जाती यूज़ करते हैं और लड़के के साथ जाता यूज़ करते हैं, तो ये एक रूल है उर्दू का। इसी तरह इंग्लिश के कुछ रूल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स ना मैंने रखे हैं ना आपने रखे हैं, वो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, हम उन्हें फॉलो करेंगे तभी हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो ठीक समझे जाएंगे। ठीक हो गया? तो इंग्लिश रूल्स के मुताबिक कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनके बाद हमें हमेशा जेरेंड लगाना है। और जेरेंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने लगी हूँ कि हमारी इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, एक लिस्ट है वर्ब्स की जहाँ पे हमें हमेशा उनके बाद जेरेंड लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि वो जो वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वो हमें एक्शन शो करा रही होती हैं, एक्टिविटीज शो करवा रही होती हैं, हमारी कोई ऐसी हैबिट्स होती हैं जो मतलब हम डेली करते हैं, वीकली करते हैं, मंथली करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं उसमें, यानी कोई ऐसे आइडियाज जो हम सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है, टच नहीं कर सकते, आइडियाज वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं, या कोई जनरल बात हो रही है। ठीक है, या तो कोई एक्शन है, हाइलाइटर कोई अच्छा सा पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, क्या बोला है मैंने, कोई एक्शंस, कोई एक्टिविटीज़, कोई हैबिट्स, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या कोई जनरल बात हो रही है। ठीक है, इसके लिए हम लोग शो करने के लिए कुछ वर्ब्स के बाद हमेशा क्या यूज़ करते हैं, अपनी जेरेंट फॉर्म यूज़ करते हैं। उन वर्ब्स की एक लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट को बताने से पहले और उस लिस्ट को याद करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी निमोनिक बता देती हूँ।
अब निमोनिक क्या होती है? निमोनिक एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा छोटा सा ट्रिक है जिससे आप उन वर्ड्स को, उन वर्ब्स को याद रख सकते हो। ठीक है, अब वो वर्ब्स क्या है, उनकी निमोनिक क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि वो आपको याद रहे। आपने कहना है हाय टीचर, हाय टीचर, ठीक है। उसके बाद आपने कहना है अ कूल डॉग, ठीक है, अ कूल डॉग enjoys finding interesting myths, playing really stupid stupidly, लाइक प्लेइंग की बात करें ना तो ली लगाकर एडवर्ब बना देंगे। अच्छा, अब ये मैंने आपको एक निमोनिक बता दी, एक सेंटेंस बता दिया, इसे आपने याद करना है। हाय टीचर, अ कूल डॉग enjoys finding interesting myths, playing really stupidly। ठीक है, अब ये मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि अब इसके हर पहले वर्ड से एक वर्ड बनेगा। एच, पहला है एच, दूसरा है टी, तीसरा है अ, ठीक है, सी, डी, ई, एफ, आई, एम, पी, आर और एस। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं, ए, सी, डी, ई, ठीक है, एफ, आई और उसके बाद है एम, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख लेते हैं पी, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। ठीक है, एच फॉर क्या आएगा, एच फॉर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, एच फॉर, एच नहीं होगा, हाय मैम रिलीज कर लेते हैं, एच नहीं था मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा वो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, टीचर, हाय टीचर। ठीक है, एच नहीं होगा, लेकिन आपने, चलिए टीचर से ही स्टार्ट कर लो ताकि आप लोग के लिए मसला ना बने। ठीक है, तो टी से आपका वर्ड बनेगा टॉलरेट, TOLERATE, टॉलरेट। ठीक है, ए से आपने वर्ड लिखना है एडमिट, ठीक है, और दूसरा आपने लिखना है अवॉइड। सी से आपका वर्ड है कंसिडर, वर्ब्स हैं ये सारे। ठीक है, डी से आपका वर्ड है बच्चों डिले, ई से आपका वर्ड बनेगा इंजॉय, एफ से आपका वर्ड बनेगा फिनिश, आई से आपका वर्ड बनेगा इमेजिन, एम से आपका वर्ड बनेगा माइंड और मिस, माइंड एंड मिस, एंड पी से आपका वर्ड बनेगा प्रैक्टिस, और वर्ब है तो वर्ब वाला सी वाला प्रैक्टिस होता है। ठीक है, आर से आपका वर्ड बनेगा रिस्क, एंड एस से आपका वर्ड बनेगा सजेस्ट, एंड दूसरा बनेगा स्टॉप। सही हो गया, ये हमारे वर्ड्स हैं। टीचर, अ कूल डॉग enjoys finding interesting myths, playing really stupidly। ठीक है, इस सेंटेंस को आपने याद रखना है क्योंकि इस सेंटेंस का हर पहला वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर टी, ए, सी, डी, ई, एफ, आई, एम, पी, आर और एस, इससे आपको ये वर्ड्स मिल गए। टी फॉर टॉलरेट, ए फॉर एडमिट एंड अवॉइड, सी फॉर कंसिडर, डी फॉर डिले, ई फॉर इंजॉय, एफ फॉर फिनिश, आई फॉर इमेजिन, एम फॉर माइंड एंड मिस, पी फॉर प्रैक्टिस, आर फॉर रिस्क एंड एस फॉर सजेस्ट एंड स्टॉप। अब ये जितने भी वर्ब्स की लिस्ट मैंने आपको बताई है, इनके बाद आपको हमेशा, इनके बाद आपको हमेशा क्या करना है, आईएनजी वर्ब लगाना है। आईएनजी वर्ब लगाना है मीन्स जेरेंट लगाना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, बस इसके पीछे यही लॉजिक है कि जो भी एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, हैबिट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, जनरल बातें हैं और ये वाले वर्ब्स हैं, उनके बाद हमेशा आपने आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है और इसे आपने याद कर लेना है। और इसको याद करने की यही सबसे आसान ट्रिक मुझे मिली थी कि आप इस सेंटेंस को याद कर लो, टीचर, अ कूल डॉग enjoys finding interesting myths, playing really stupidly।
T for tolerate, A for admit and avoid, C for consider, D for delay, E for enjoy, F for finish, I for imagine, M for mind and miss, P for practice, R for risk, ठीक है, and S for suggest and stop. अब एक एक एग्जाम्पल जल्दी से सबकी लिख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद स्ट्रांग हो जाए. टॉलरेट से शुरू करते हैं, ठीक है. तो आई कांट टॉलरेट लाइंग, ठीक है. आई कांट टॉलरेट लाइंग. दूसरी एग्जाम्पल लिख लेते हैं. ही एडमिटेड चीटिंग ऑन द टेस्ट. ठीक हो गया. अगली हमारे पास वर्ड है कंसिडर, अवॉइड. ही अवॉइड लाइंग, झूठ बोलना, ठीक है. उसके बाद हम लिख लेते हैं कंसिडर है आई एम कंसिडरिंग. आई एम कंसिडरिंग. अब इसके बाद मुझे वर्ब लगाना है आईएनजी वाला. मूविंग, आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अ न्यू सिटी. ओके हो गया. अगला वर्ड है हमारे पास डिले. डिले का बना लेते हैं कोई दे, हाँ रुको, दे डिलेड, ठीक है, लीविंग द पार्टी. मतलब उन्होंने पार्टी से जो जाने का वक्त है वो आगे कर दिया. अगला एग्जाम्पल हमारे वर्ड है जी इंजॉय, ठीक है. तो इंजॉय की हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी है और यहाँ से हम एक और एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं सिंपल सी. आई इंजॉय रीडिंग बुक्स. सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपको भूलेगी भी नहीं. आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, ठीक है. फिनिश की एग्जाम्पल लिख लेते हैं. शी फिनिश्ड ईटिंग हर डिनर. ठीक हो गया. उसके बाद अगली वर्ड हमारे पास है इमेजिन, ठीक है. तो हाँ, कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, आगे आईएनजी वर्ब लगाना है. हाँ, लिविंग इन स्पेस. क्या आप इमेजिन कर सकती हैं स्पेस में रहना, ठीक है. उसके बाद हमें माइंड एंड मिस की एग्जांपल लिखनी है. तो माइंड की हम लिख लेते हैं. हाँ, डू यू माइंड हेल्पिंग मी. ये सिंपल सा वही मतलब है. डू यू माइंड का मतलब क्या होता है कि आप बुरा नहीं मानेंगे मेरी मदद करते हुए, या आपको बुरा नहीं लगेगा मेरी मदद करते हुए, क्या आप मेरी मदद कर लेंगे. कुड यू हेल्प मी, तो डू यू माइंड हेल्पिंग मी, एक ही मतलब है, ठीक है. अगला वर्ड देख लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं. प्रैक्टिस, मिस, प्रैक्टिस, रिस्क. अच्छा, मिस का लिख लेते हैं. हाँ, आई मिस सीइंग माय ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है. मैं मिस करती हूँ अपने दोस्तों से मिलना, पुराने दोस्तों से मिलना. फिर उसके बाद वर्ड था हमारे पास प्रैक्टिस. तो हाँ, शी प्रैक्टिसेस प्लेइंग. इन बच्चों अब आप देखेंगे एक वर्ड मैं ऐड करूंगी, वहां से आपको आर्टिकल का रूल भी याद हो जाएगा. द वॉयलिन डेली, ठीक है. शी प्रैक्टिसेस प्लेइंग द वॉयलिन डेली. उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड कौन सा था. अगला वर्ड है रिस्क एंड देन सजेस्ट और स्टॉप. रिस्क, रिस्क का हम ले लेते हैं. शी loves risk taking, ठीक है. इतना लिख लेते हैं, शी लव्स रिस्क टेकिंग. फिर हम लिख लेते हैं सजेस्ट का. आई सजेस्ट गोइंग टू पार्क ऑन वीकेंड. और लास्ट हमारे पास वर्ड है जी बच्चों स्टॉप. तो स्टॉप का हम लिख लेते हैं वी स्टॉप्ड वॉकिंग व्हेन
द कार अराइव्ड। जब हमें कार मिल गई तो हमने चलना बंद कर दिया। अब ये सारी एग्जाम्पल्स लिखने का मकसद क्या था बच्चों, कि आपको मैं अच्छी तरह दिखा सकूं कि जो मैंने यहाँ वर्ड्स की लिस्ट आपको बताई है, ये सारी वर्ड्स। निमोनिक क्या बताया आपको? टीचर, अ कूल डॉग enjoys finding interesting myths, playing really stupidly। ठीक है। टॉलरेट, एडमिट, अवॉइड, कंसिडर, डिले, enjoy, फिनिश, इमेजिन, माइंड, मिस, प्रैक्टिस, रिस्क, सजेस्ट एंड स्टॉप। अब देखिएगा हर वर्ड के बाद आप कभी भी इनको यूज़ करेंगे ना तो आप गलत यूज़ करेंगे अगर आप इनके बाद आईएनजी नहीं लगाएंगे। ये देखिए, टॉलरेट देन आईएनजी फॉर्म, एडमिटेड आईएनजी फॉर्म, ये देखते जाइएगा, अवॉइड आईएनजी फॉर्म, ठीक है, कंसिडरिंग आईएनजी फॉर्म, डिलेड आगे आईएनजी फॉर्म, इंजॉय आईएनजी फॉर्म, फिनिश्ड आईएनजी फॉर्म, इमेजिन आईएनजी फॉर्म, माइंड आईएनजी फॉर्म, सीइंग मिस आईएनजी फॉर्म, प्रैक्टिसेस आईएनजी फॉर्म, रिस्क आईएनजी फॉर्म, सजेस्ट आईएनजी फॉर्म, स्टॉप्ड आईएनजी फॉर्म। तो बेसिकली एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा लिखने का मकसद क्या था कि आपको प्रैक्टिकली पता चल सके कि किस तरीके से देखें। अवॉइड लाइंग, कंसिडरिंग मूविंग, डिलेड लीविंग, enjoy रीडिंग, फिनिश्ड ईटिंग, इमेजिन लिविंग, माइंड हेल्पिंग, मिस सीइंग, प्रैक्टिसेस प्लेइंग, रिस्क टेकिंग, सजेस्ट गोइंग, स्टॉप्ड वॉकिंग। तो न जाने आप इनको यूज़ कर रहे हैं, रोज़ यूज़ कर रहे हैं, बट आपको रूल का पता नहीं था, आप इनको लाइफ में यूज़ करें और आज आपको रूल का भी पता चल गया कि ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब जेरेंट को यूज़ करना मस्ट है। ठीक हो गया। तो ये तो आपको लिस्ट मैंने बता दी कि आपको हमेशा यहाँ पर क्या यूज़ करना होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना होता है, मीन्स आपको हमेशा इनके बाद जेरेंट यूज़ करना होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। आई इंजॉय, अब बताएं इंजॉय। टीचर, अ कूल डॉग enjoys finding interesting myths, playing really stupidly। ई फॉर, ई से कौन कौन से वर्ड, ई से कौन सा वर्ड था, enjoy, एंड enjoy के बाद हमें लगाना है ing फॉर्म ऑफ द वर्ब जेरेंट। तो आ जाएगा enjoy listening football commentary in my free meeting। ठीक है। तो अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको हमेशा इन्फिनेटिव लगाना है। इन्फिनेटिव का क्या मतलब है, यानी आपको हमेशा उनके बाद इन्फिनेटिव लगाना है। बच्चों इतना डिटेल से डिस्कस कर लिए, ये थोड़ा सा पॉइंट है, ये भी कर लो। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आए हम देख लेते हैं कि वो कौन से वर्ब्स है जिनके साथ आपको हमेशा क्या लगाना होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव लगाना होता है। तो वो भी आप एक सेंटेंस याद कर लो। ठीक है, एक सेंटेंस है, अ डॉग, ठीक है, enjoys whooping, learning, playing, running। ठीक है, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे एंड कहेंगे सो वाई। ठीक है, सो वाई, ये एक सेंटेंस है, निमोनिक समझ लें आप। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अ डॉग enjoys whooping, learning, प्लेइंग, रनिंग, सो वाई। ठीक है, और उसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर भी यहाँ इससे पहले पहले वर्ड से एक वर्ड शुरू होगा और वो हम जल्दी से लिख लेते हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं, आपका रूल आपको समझ आ जाएगा। ए फॉर, ए से यहाँ पर आएगा बच्चों एग्री। ऊपर ए से क्या आ रहा था, ऊपर ए से आ रहा था, वो ज़रा डिफ्रेंशिएट करते जाए। ऊपर ए से आ रहा था एडमिट एंड अवॉइड, जहाँ पे आपको जेरेंट लगाना है। यहाँ पे ए से क्या आ रहा है, एग्री। ठीक है, डी से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ डी से आएगा डिसाइडेड। ऊपर डी से क्या था, डिले था। ठीक है, ई से यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, ई से यहाँ पे आएगा एक्स एक्स एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट, 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 यस एक्सपेक्ट। ठीक है, और ई से ऊपर क्या था, ऊपर इंजॉय था। ई से ऊपर इंजॉय था, यहाँ पे एक्सपेक्ट है। एथ से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, एथ से यहाँ पे आएगा होप। ठीक है, और उसके बाद एल से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, तो एल से यहाँ पे आएगा लर्न।
ठीक है। और उसके बाद P से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? तो P से यहाँ पर आएगा प्लान, ठीक है। और उसके बाद R से यहाँ पर क्या आएगा? R से यहाँ पर आएगा रिफ्यूज्ड, यस, रिफ्यूज्ड, ठीक है। और S से यहाँ पर आएगा सीम, और W से यहाँ पे आएगा वांट। सिंपल, ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको हमेशा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जिनके बाद हमेशा आपको टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसकी एग्जांपल यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। आई एग्री टू हेल्प यू, ठीक है। यहाँ इसके डिसाइडेड की एग्जांपल लिख लेते हैं। शी डिसाइडेड टू लीव, ठीक है। एक्सपेक्ट के लिख लेते हैं। दे आई एक्सपेक्ट टू सी माई फ्रेंड। होप की लिख लेते हैं। आई होप टू सी यू अगेन, सिंपल लिख लेते हैं। आई होप टू सी यू अगेन, मैं उम्मीद रखती हूँ कि दोबारा आपसे मुलाकात होगी। लर्न, तो लर्न का लिख लेते हैं। ही लर्नड टू प्ले, ही लर्न टू प्ले द पियानो। एंड दोबारा बता रही हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आ रहा है, उससे पहले मैंने द लगाया, ठीक है। प्लान का लिख लेते एग्जाम्पल। हाँ, वी प्लान टू स्टार्ट आवर सेशन फ्रॉम 1st of January इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक इरादा शो किया, एक इंटेंशन शो की। तो इन्फिनेटिव हमेशा यूज़ ही वहाँ होता है जहाँ हम किसी तरह का इरादा शो कर रहे होते हैं, इंटेंशन शो कर रहे होते हैं, ठीक है। डिज़ायर शो कर रहे होते हैं, कोई हमारी ख्वाहिश है, ठीक है। कोई प्लान्स हमारे होते हैं, ठीक हो गया। कोई स्पेसिफिक फ्यूचर एक्शन हम बताने लगते हैं, कोई ख़ास किस्म का हमारा फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन है, ठीक है, वो हमने शो करना होता है, तो तब हम लोग इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देख भी सकते हैं कि इंटेंशन है या डिज़ायर है या प्लान है या कोई फ्यूचर एक्शन है। आई एक्सपेक्ट टू सी माई फ्रेंड, यानी मैं कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रही हूँ ना, कि मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आई होप टू सी यू अगेन, कोई डिज़ायर है कि अब दोबारा आपसे मिल लूँगी, ठीक है। अब रिफ्यूज्ड के एग्जाम्पल पे आ जाओ, तो ही रिफ्यूज टू आंसर, ही रिफ्यूज टू एडमिट, या ही रिफ्यूज टू आंसर, मानने से उसने इनकार कर दिया। सीम का लिख लो, शी सीम्स टू अंडरस्टैंड, वो ऐसे दिख रही थी जैसे उसे समझ आ रहा है, समझ आता है या समझ आ रहा है। आई वॉन्ट, हाँ वॉन्ट, अब देखें, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। सिंपल एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ ताकि आपको चीज़ें मुश्किल ना लगे और आप जल्दी से आप आ जाएं। सेंटेंस था, अ डॉग एंजॉयज हुपिंग लर्निंग प्लेइंग रनिंग, सो वाई। तो ए फॉर एग्री, एग्री ये है और इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वर्ड डी फॉर डिसाइडेड, डिसाइडेड है और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक्सपेक्ट है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। होप है, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लर्नड है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लान है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिफ्यूज्ड है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सीम्स है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वांट है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सो दिस इज हाउ a dog enjoys hooping, learning, playing, running, so why. Agree, decided, expect, hope, learn, plan, refuse, seem, want. जल्दी से इन वर्ब्स को याद कर लें, इनके बाद आपको हमेशा इन्फिनेटिव लगाना है, ठीक है। और जबकि एक मैंने आपको दूसरी सेंटेंस बताई, टीचर अ कूल डॉग enjoys finding interesting myths, playing really stupidly. Tolerate, admit, avoid, consider, delay, enjoy, finish, imagine, mind, miss, practice, risk, suggest, stop. इनके बाद हमेशा आपको ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है enjoy, यहाँ इसके बाद ing फॉर्म आएगा और वो है listening, gerund, so that's why बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये दो MCQs थे जो आपको बहुत इजी लग रहे थे, बट ये मैंने बहुत सोच समझ के बना के कम्युनिटी में शेयर किए थे, चैनल पे शेयर किए थे, ताकि आपको इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स का पता चल सके, ठीक हो गया। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी तो मिला ना, ठीक है। तो अब जल्दी से आपने एंड तक वीडियो देखी है तो खुद को ज़रा शाबाश दीजिएगा, वेल डन, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया। और लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना और प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना, ठीक हो गया। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।